नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। और हम जो विलेता वाला जो चैप्टर था उसके आगे से पढ़ेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी जिनके अंदर अगर बात की जाए तो उसका जो मेजरमेंट था, जैसे कि V/V है, W/W है या W/V है, इन सबको अपन ने पिछले जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे उनके अंदर अपन ने उनको पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में अपन ने मोललता पढ़ी थी, मोलरता पढ़ी थी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। सोल्युबिलिटी वास्तव में है क्या चीज बेटा? सोल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो आप ये कहते हो कि सर विलेय और जो विलायक है इन दोनों का मिलकर क्या बनता है? एक विलियन बनता है। और अगर विलियन की बात की जाए तो विलियन के पास में कुछ कंडीशंस होती है। उन कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो सर, जैसे कि आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोल रहे हो, या फिर लिक्विड को लिक्विड में घोला जा रहा है, या फिर गैस को लिक्विड में घोला जा रहा है, इन तीन कंडीशन की बात करेंगे। आप जानते हो कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्था, उस अवस्था की मैं बात करूं तो वो तीन है। पहला क्या है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। आप क्या करोगे? आप एक विलेय है उसको किसी विलायक में घोलोगे और उसके बाद में उसका क्या बनेगा? उसका बनेगा एक विलियन बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। आपने कहा कि सर सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब दोनों ही कंपाउंड क्या होंगे? पोलर होंगे। दोनों ही कैसे होंगे? पोलर होंगे। या फिर दोनों ही कैसे होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब क्या है? सेम अवस्थाओं में। जैसे आप ये कहते हो, हमारी हिंदी की जो किताब है केमिस्ट्री वाली, उसमें लिखा हुआ है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक डिजोल्व, जो लाइक है वो क्या कहता है हमें ये कहता है कि सिर्फ पोलर वाली जो कंडीशन है वो पोलर जो है उसके अंदर मिक्स होके क्या बनाएगा? आपका एक सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब विलेय भी पोलर होना चाहिए और विलायक भी कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए। अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं। किताब ये कहती है कि सर, आप जैसे जानते हो कि NaCl और जो शुगर है, ठीक है, इन दोनों को, ये दोनों क्या है? सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। इन दोनों को अगर पानी के अंदर घोल दिया जाए तो आप जानते हो कि दोनों घुल जाएंगे, क्योंकि ये भी पोलर कंडीशन में और ये भी क्या है? पोलर वाली कंडीशन में। आप एक और अदर एग्जांपल की अगर बात करो तो मोम जो है उसको आप किस में घोल सकते हो? बेंजीन के अंदर घोल सकते हो। या किताब जो अपने को एक और एग्जांपल देके रखी है उसकी बात करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है मैं यहां लिख देता हूं, आप इसको नोट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो अगला एग्जांपल है वो अपन देखते हैं कि सर एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं। आपने जैसे, एक मिनट, इसको भी मिटा के दोनों ही इक्वल लिख देता हूं मैं। जैसे आपने कहा कि सर सोडियम जो क्लोराइड है या NaCl है और इसके साथ में शुगर है, वो दोनों ही किस में घुल जाएंगे? वो H2O में घुल जाते हैं या घुल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं, ये मान लो, या दोनों ही पोलर हैं। इसके अलावा मैं दो और बात करूं, जैसे कि नेफ्थलीन है, ठीक है। नेफ्थलीन जो घुलेगा वो किस में घुलेगा? वो बेंजीन में घुलेगा। किस में घुलेगा? बेंजीन में। क्योंकि बेंजीन जो है और नेफ्थलीन है, दोनों की क्या है प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, या फिर दोनों ही क्या है कि सर वो नॉन पोलर मान लो, ये दोनों ही क्या है? आपस में घुलने वाले हैं। यही मैं ये बात करूं कि सर ये NaCl और शुगर है, क्या ये दोनों इस बेंजीन में घुल सकते हैं? तो ये बेंजीन में नहीं घुलेंगे। या मैं ये बात करूं कि नेफ्थलीन है, या एक और जैसे आपके एग्जांपल है एंथ्रेसीन, इनको घोलने की मैं बात करूं तो वो किस में घुलेंगे? वो आपके बेंजीन में घुलेंगे, वो वाटर में नहीं घुलेंगे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि समान है वो समान को घुलेगा।
दूसरी बात, हमने कहा कि सर लाइक डिसॉल्व लाइक है, इसके अलावा दो और बातें हैं। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है उसके पास में क्या आना चाहिए, आपके पास में दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है संतृप्त और दूसरा क्या है, असंतृप्त। एक तो संतृप्त की बात करूं और दूसरा क्या है, असंतृप्त है। संतृप्त सॉल्यूशन या विलयन क्या है, संतृप्त वो विलयन है जिसके अंदर आप विलय को घोलते गए और एक टाइम के बाद में और ज्यादा उसमें विलय नहीं घोल सकते। जैसे आपने क्या किया, एक वाटर जो पानी था उसके अंदर आपने घोलना स्टार्ट किया, शुगर को घोलना स्टार्ट किया, घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद में आप उसमें और ज्यादा शुगर ऐड करके घोल नहीं सकते, तो वो क्या होगा, आपका संतृप्त विलयन होगा। और जहां उस टाइम के बाद में भी आप क्या कर सकते हो, उस शुगर को और ज्यादा घोल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ये छोटी क्लासों की बातें हैं जिनकी अगर बात की जाए तो संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, कि वही वाली बात है कि विलायक के अंदर विलय को घोलते गए और लास्ट एक ऐसा मूवमेंट, उसके बाद में आप उसको और ज्यादा नहीं घोल सकते, तो वो क्या है, वो आपका संतृप्त विलयन है। और जिसके अंदर आप और ज्यादा घोल सकते हो वो क्या है, असंतृप्त विलयन है। इन सब की बात करने के बाद में हमने जो शुरुआत की थी, ये दो चार एग्जाम्पल जो थे वो तो आपकी किताब के थे। हम ये कह रहे थे कि सर ठोस को इस द्रव में घोलने के लिए तो आपको पता है कि वाटर की जरूरत है। हमने कहा इस जो ठोस है इसको आपने द्रव में घोला या द्रव को द्रव में घोला या गैस को द्रव में घोला है, तो इन तीनों की जो विलेयता है या पदार्थ की अवस्थाओं की जो सॉल्युबिलिटी है, जो अपना टॉपिक है आज का, उसको देखें तो वो क्या होगा। आप इसको डायरेक्ट ही याद रख लो, एग्जाम में भी सीधा एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो NaCl है वो शुगर, वो क्या किसमें डिसॉल्व होगा, H2 में, और नैप्थलीन और एंथ्रासिन किसमें हो जाएगा, बेंजीन में हो जाएगा। ठीक है, अगली बात, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि सर पहला जो पॉइंट है उसकी बात कर लो आप। कोई भी आपके पास में एक ठोस है, वो यानी कि सॉलिड है, उसको किस में घोलना है, ठोस किस में घुलेगा, ठोस घुलेगा। आप बताओगे कि सर हम ठोस को किस में घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं। यानी कि ठोस अवस्था में क्या है, ठोस अवस्था में आपके पास में विलेय है और द्रव अवस्था में आपके पास में क्या है, विलायक है। वही वाली बात है, जैसे आपने कहा कि सर कोई नमक है अपने पास में, NaCl है, उसको आपने कहां घोल दिया, H2O में घोल दिया। ठीक है, इसके लिए दो चीजें हैं बेटा, अलग अलग किताब में लिख के रखा है कि इसको घोलने के लिए क्या ऐसे है कि इसको घोलने के लिए आपको ताप की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, या ऐसा है कि इसको घोलने के लिए आपको प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सर दोनों ही ठोस के, दोनों की बात कर लेते हैं। तो ये है ठोस जो द्रव में सॉल्यूशन बनाएगा, और दूसरा है कि सर द्रव जो है वो द्रव में सॉल्यूशन बनाए, यानी कि लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड और लिक्विड दोनों में क्या बनाएंगे, अपना एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास में एक विलेय है वो भी लिक्विड है, और विलायक है वो भी क्या है, लिक्विड है। एग्जाम्पल में जो भी, जैसे कि वो नैफ्थलीन था, बेंजीन वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, उन दोनों की बात कर रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि सर द्रव है वो द्रव में घुलेगा। बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। आप ये जानते हो बेटा कि अगर किसी भी चीज को, जैसे कि अगर चीनी को अगर घोला जाए, चीनी को पानी में घोला जाए, और हमसे कोई ये पूछ ले कि टेम्परेचर का बताओ सर, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो क्या बताओगे कि सर हम अगर चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो जैसा जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ये जो चीनी वाला जो है घटक या ठोस अवस्था में जो है वो किसमें, लिक्विड में अपने आप घुलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि सर टेम्परेचर बढ़ने से जो ठोस है वो द्रव के अंदर घुलेगा। आप ये इसमें भी कह सकते हो कि सर द्रव जो है वो द्रव में टेम्परेचर की वजह से घुलना ज्यादा हो सकता है, या टेम्परेचर जैसे बढ़ा वैसे ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात। दूसरा,
एक तो ताप की बात कर रहे थे और दूसरा दाब की बात कर रहे थे, प्रेशर की बात कर रहा था। आप कहोगे कि सर प्रेशर क्या है? प्रेशर का इन दोनों पे ही कोई असर नहीं होता। आपने क्या क्या बताया है? आपने ये बताया है कि सर ठोस है वो द्रव में घुला, ठोस जब द्रव में घुलेगा विलय विलायक बनेगा, जैसे कि नमक और H2O है, इन दोनों को घोला जाएगा। तो अगर टेम्परेचर का पूछा जाए तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। जैसे आप ये कहोगे चीनी को अगर ना ठंडे पानी में घोला जाए तो वो जल्दी घुलेगा या फिर गर्म पानी वाला, आपको ये पता है। अगर गर्म पानी की बात करें ना तो सर क्या होगा, गर्म पानी में ज्यादा जल्दी घुलेगी कौन? चीनी। इसी तरह हम इस द्रव की बात करते हैं कि सर द्रव जो है वो द्रव में घुल रहा है, उसके लिए टेम्परेचर कैसा रहेगा? तो द्रव जब द्रव में घुलेगा तो भी टेम्परेचर जो है वो अगर बढ़ाओगे तो उसकी घुलने की जो प्रॉपर्टी है या सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ये प्रेशर से ना तो ये इफेक्ट करेगा और ना ही ये इफेक्ट करेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन तो ये है कि प्रेशर से आपने कहा मास्टर ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ठोस जो है, आप ये जानते हो कि ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होता है। आप इनको दूर दूर मत करो, बिल्कुल पास पास में। इसका मतलब क्या हो गया कि अंतराण्विक जो बल है वो इनके पास में है, ताकि अणुओं को आपस में क्या करके रखे? जोड़ के रखे। दूसरी मैं अगर द्रव की बात करूं तो सर भले ही इसके मुकाबले में अणु है ना वो थोड़े थोड़े दूर हैं, लेकिन इनकी नजदीकियां तो अभी भी बनी हुई है। इसलिए प्रेशर का इस पे कोई भी रोल नहीं होता, प्रेशर से इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इस लाइन को हमेशा याद रखोगे। कौन सी को? कि सर अगर मैं ठोस अवस्था को द्रव में घोल रहा हूं या मैं द्रव को द्रव में घोल रहा हूं तो भले ही टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, टेम्परेचर बढ़े तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर की अगर बात की जाए तो वो प्रेशर है कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सर अंतराण्विक बल जो है ना वो इनके पास में मजबूत होते हैं, इन दोनों के पास में। मास्टर गैस जो है उसके पास में भी अंतराण्विक बल तो होगा, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनके मुकाबले में दूर दूर है। इनके मुकाबले में क्या है? दूर दूर है। इसलिए हम थर्ड कंडीशन जो बोलेंगे वो होगी गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? वाटर के अंदर या फिर विलायक के अंदर होगी। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ विशेष बातें नहीं की है। जो आपने कहा कि सर मान लो कोई आइस का टुकड़ा है वो कोई पानी के अंदर, या फिर नमक है या चीनी है वो किस में घुली जा रही है? पानी के अंदर घुली जा रही है। और छोटी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जल्दी घुल जाएगी। वैसे ये कोई द्रव है, द्रव में घुल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? जल्दी घुल जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर जो है ना वो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वो इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि सर इनके आस पड़ोस में जो दूसरे जो मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं या अंतराण्विक जो मॉलिक्यूल बल है वो इन दोनों के लिए वर्क करते हैं। और इसके लिए चूंकि मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर है, तो इसलिए वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना आप लिख लो। या कैप्चर कर लो जैसा भी। ठीक है, हम जो थर्ड पॉइंट लेंगे वो क्या होगा उसकी मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात है कि सर थर्ड जो पॉइंट है वो है अपना, तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आप कहोगे कि गैस की विलेयता किसमें? द्रव में। यानी कि कोई भी गैसियस जो मॉलिक्यूल है वो किस में घुल रहा है? वो कुछ द्रव में घुल रहा है। तब उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। बेटा गैस है अगर द्रव में घुलेगा तो क्या चीज होगी? आप जानते हो कि गैस की जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं बेटा। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो इनके बीच में पाए जाने वाला जो बल है या जो फोर्स है वो भी क्या होगा? वो भी कम होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, आपने कहा कि सर ये मेरे पास में कोई भी कंटेनर है, ठीक है, और इसको हीट प्रोवाइड करवाई जा रही है, उष्मा दी जा रही है। हमारे पास में मान लो ये वाटर है
और हम ये चाहते हैं कि इसके पास में जो ऊपर वाली जो गैस है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बेटा आप जानते हो कॉमन चीज है कि जैसे जैसे अपन जितनी हीट बढ़ाएंगे ना, उतना ही ज्यादा इसमें क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा वाष्प बनी है इसका मतलब ये गैसियस अवस्था में उतना ही ज्यादा है। ठीक है, मतलब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम किसी पतीले में पानी चढ़ा दें और उस पर ढक्कन रख दें और उस पानी को गर्म किया जाए, तो वो जब गैसियस अवस्था में आएंगे सारे मॉलिक्यूल, तो वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। अब जब ये दूर दूर भागे जा रहे हैं तो आपको ये सीधा सा नजर आ रहा है कि ये दूर भाग रहे हैं, तो ये पानी के अंदर घुल नहीं रहे हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, ये घुल नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि गैसियस वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर रहेंगे, तो हम कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक सीधा सा एग्जांपल, छोटा सा, हमने कंटेनर में कोई गैस ले लो, आप इस गैस को डाल दिया, गैस के साथ में नीचे एक वाटर मॉलिक्यूल जो लिक्विड है उसको डाल दिया, हमने उसको हीट दिए जा रहे हैं, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है सब दूर दूर भाग रहे हैं। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब अपन चाहते हैं कि इस लिक्विड में ये मिल जाए, तो ये मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जा रहे हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो क्या बताया, सबसे पहले हेनरी जो थे उन्होंने बताया कि जो गैस के अणु हैं या जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, वो अगर हम द्रव के अंदर मिलाएं, गैसियस जो मॉलिक्यूल हैं उसको अगर लिक्विड में मिलाकर तुम कोई सॉल्यूशन बना दो, तो हम इन दोनों की बात करें तो टेम्परेचर जो है जितना ज्यादा होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। या हम कहेंगे टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे समझे? आप ये जानते हो कि हम जो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, ठीक है, या सोडा बोतल जिसकी बात करते हैं, सोडा बोतल के अंदर जो गैस है वो गैस क्या करेगी, वो पानी में घुली हुई होती है। कब? जब इसको क्या रखा जाए, ठंडा रखा जाए, बिल्कुल एकदम चिल्ड, तब क्या होता है, सारी गैस उसके अंदर घुली हुई है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ा दिया तो क्या होगा कि वो सारी की सारी गैस है, आपको पता है कि सोडा वाटर जो है या जैसे भी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके ऊपर कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है ताकि वो जो गैस है इस लिक्विड में नहीं मिली हुई हो, तो वो कहां हो रही उस वक्त, वो यहां रही। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा हुआ होगा तो उस लिक्विड में वो गैस मिली हुई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो ये सॉल्युबल हो नहीं सकते, ये घुल नहीं सकते, और घुलेंगे नहीं तो क्या होगा कि गैस में विलेयता के लिए जो टेम्परेचर की बात करें वो होगा। दूसरी बात, मास्टर आपने टेम्परेचर का तो बता दिया, लेकिन एक प्रेशर भी है जो कि उन दो कंडीशन में तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहां जरूर करेगा। इसमें एक और रोल अदा करता है, वो होता है प्रेशर। आप ये जानते हो कि इस लिक्विड या इस गैसियस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर फैले हुए हैं, इन सबको इकट्ठा करके प्रेशराइज्ड करके क्या करना पड़ेगा, इस लिक्विड वाली जो जगह है उसके अंदर डालना पड़ेगा, या लिक्विड के अंदर डालना पड़ेगा ताकि ये उसमें क्या हो सके, सॉल्युबल हो सके या मिल सके। तो आप क्या कहोगे कि सर प्रेशर भी अपना रोल अदा करता है कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन से वाले केस में? आप कहोगे कि गैस है ना वो किस में मिल जाए, अगर लिक्विड में मिल जाए। प्रेशर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा, टेम्परेचर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम। उसके लिए क्या था, टेम्परेचर जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है, और प्रेशर का तो कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, तो हेनरी जो थे ना, उन्होंने कहा कि सर जो गैसेस है उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का ये इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और उसके लिए सॉल्युबिलिटी के लिए प्रेशर कैसा होना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में बताया। हेनरी जो थे
अगला हम हेनरी के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी ने जब इस चीज के बारे में बताया, उसी वक्त जो डाल्टन थे उन्होंने भी अपनी ही थ्योरी इसी के बेस पे वर्क किया था उन्होंने भी कुछ अपनी थ्योरी दी थी। हम ये कहते हैं कि हेनरी ने क्या कहा कि सर अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो सर इस कंटेनर के अंदर चाहे वो मटेरियल ए हो चाहे वो मटेरियल बी हो, उनके अगर मोल फ्रिक्शन की मैं अगर बात करूं तो मोल फ्रिक्शन के वो क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे हम आगे वाली बात करते हैं, ये आप लिखो, उसके बाद अपन आगे वाली बातें करते हैं। जैसे हेनरी का नियम, हेनरी भाई साहब ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि जो सर प्रेशर है, लगने वाला जो दाब है वो किसके समानुपाती होगा, वो होगा मोल फ्रिक्शन, जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं। आपको मैंने मोल फ्रिक्शन जब पढ़ाया था, पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कहा था कि मोल फ्रिक्शन बहुत ही आसान है। और कैसे आसान है कि इसके अंदर ए और बी जो दोनों हैं वो अपना कुछ ना कुछ एक अंश रखते हैं, उसी को आपने मोल अंश कहा था, उसी को भिन्नात्मक रूप में आपने मोल भिन्न कह दिया था। ये जो दोनों अपना कुछ अंश रखेंगे, उन दोनों की मैं अगर बात करूं तो आपने कहा था कि जिसका पूछे उसके मोल लिख दो, यानी कि आपको ए का अगर मोल फ्रिक्शन निकालना है तो उसके मोल रख दिए। फिर जिन दो की बात कर रहा है उन दोनों की क्या लिख दो, मोल लिख दो। मैंने बड़ा आसान तरीका बताया था कि जिसका पूछे उसका, यानी कि पूछे गए, यानी आप लिख दो कि जिसका बटा सबका। बहुत आसान तरीका, याद रखें भाई, जिसका पूछे उसका रख देंगे अपन, क्या रखेंगे, मोल रखेंगे। क्या रखोगे, मोल, और बाकी सबका भी क्या लिखना, आपको मोल लिखना है। चलो, तो आपने कहा कि सर ये जो प्रेशर है, या आप ये कहते हो कि सर ये जो आंशिक दाब है, कौन सा दाब है, आंशिक दाब है, वो समानुपाती होना चाहिए किसके, मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन आप जानते हो किसकी बात कर रहा है, वो एक के लिए है कि दो के लिए है, ठीक है। हमने कहा कि सर जब इस समानुपाती को हटाया जाएगा तो हम एक समानुपाती कांस्टेंट लगाएंगे जिसको आप के एच कहोगे, और वो के एच है वो क्या है, वो है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। वो क्या है, हेनरी नियतांक है। कैसे कैसे समझे हमने कहा कि सर अगर मान लो मैं इस अक्ष को इस के एच से संबंध में दर्शाऊं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, हमने कहा कि मैं सर इसका एक रिलेशन ले लेता हूं, केस ले लेते हैं हमने कहा कि सर P जो है वो बराबर क्या है, वो के एच अक्ष है। इस अक्ष और के एच के बीच में जैसे रिलेशन हम बनाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि 1 बटा के एच समानुपाती ये अक्ष है। जितना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना कांस्टेंट कम, जितना कांस्टेंट ज्यादा उतना मोल फ्रिक्शन कम। या आप यूं कहो कि जितना मोल फ्रिक्शन ज्यादा उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो हेनरी ने कांस्टेंट करके या हेनरी ने बताई थी, और इसी के तथ्य को फिर आगे किसने बढ़ाया था या कुछ किसके सहयोग से आगे चला था, ये डाल्टन ने भी इसी के समकक्ष कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और अपनी अवधारणा दी थी। तो आप ये कहोगे कि सर हेनरी का नियम क्या था, तो हेनरी का नियम सीधी सी बात है, हेनरी ये कहता है कि भाई जो प्रेशर है, लगने वाला जो प्रेशर है वो उसमें पाए जाने वाले जो मोल फ्रैक्शन है उनके समानुपाती होगा, और उस दाब को आप क्या कहोगे, आंशिक दाब। ये समानुपाती किसके होगा, अक्ष के। आप अक्ष 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अक्ष ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर P की बात करें तो P के एच अक्ष हो जाएगा। यही तुम्हारा हेनरी के कांस्टेंट में रखने वाला जो फॉर्मूला है वो है। उसके लिए केस स्टडी भी हमने कर ली है, एग्जाम्पल देखे थे कि हेनरी जो बता के गया था उसका एग्जाम्पल तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था सोडा वाटर वाला जो अभी अपन ने लिखा था। उसमें क्या बताते हो आप, ये बताते हो कि सर
सोडा वाटर जो होता है उसके अंदर क्या करोगे, जो गैस है उसको हाई प्रेशर के अंदर किस में डाला जाएगा, उस लिक्विड के अंदर क्या कराया जाएगा, उसको डाला जाएगा। और टेम्परेचर उस वक्त क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कौन बताया गया, ये हेनरी भाई साहब ने कहा था। अच्छा, पहला तो सोडा वाटर वाला हो गया। दूसरा, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो तैर के समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं तो पानी की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है वो शरीर उसको मेंटेन करेगा। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि जो उनके शरीर में घुलने वाली जो ऑक्सीजन है उसको कई स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उस वाली कंडीशन में ब्रेन हेमरेज है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए जो गोताखोर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती है, आप ये मान के चलो कि उसके जहरीले प्रभाव को या ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शरीर के अंदर वर्क करेगी, उसके जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए हमारे पास में 2-3 गैसों का मिक्सचर होना चाहिए। कितना कितना, तुमने कहा कि 11.7% हमारे पास में होनी चाहिए हीलियम। 11.7% हमारे पास में क्या होनी चाहिए, हीलियम होनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन है वो 32.1% होनी चाहिए, वो आपके पास में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। और एक और है जो क्या हो गया, ये हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर क्या बच गया आपके पास में, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी 100 से बच गए उनके लिए क्या होगा, 2 और 7 और इसमें कितना हो गया, 50 हो गया क्या, ये नाइट्रोजन की क्वांटिटी है। इन सबको मिक्सर करके आप ऑक्सीजन सिलेंडर में भरोगे ताकि इनको इन स्थितियों का सामना ना करना पड़े। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां अनोक्सिया नामक बीमारी जो है उसका सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा और उस वजह से ये सब प्रॉब्लमें अपने को आने वाली है। तो ये हेनरी का कांस्टेंट जो था वो सारा का सारा नियम अपन ने कर लिया और आज के लिए इतना काफी है और बाकी अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।